Hi, hello everyone. This is Dr. Akansha Anand. I have secured rank 205 in UPSC 2022 examination. To introduce myself, I graduated with a degree in Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry, and I'm currently working as a veterinary officer posted in Sitamarhi, Government of Bihar. I'll be resigning soon before I go for my training in Labasna. And this was my second attempt. My first attempt was in 2021. I did not clear prelims in the 2021 attempt. And in this attempt, I have secured rank 205. So I'll be briefly discussing my journey, my strategy, and my outlook on the examination. I have a set of questions which are generally asked, जिनको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी. और फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उनको देखकर फिर आंसर कर दूंगी. अगर आपका कुछ पर्सनल वैसा क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट है जो एड्रेस नहीं हो पाया है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद आई विल गेट टू दोज क्वेश्चंस. Hi everyone, good afternoon whoever has joined. So I have already introduced myself and talking about my journey. So I graduated in 2020 in August, and thereafter I've started my UPSC preparation in full force. Uske pehle, while I was in college, I tried to gather a brief idea of all the subjects and the entire syllabus. मैंने NCRTs और जितने भी basic books थे उनको एक बार थोड़ा देखा था, go through किया था. But I did not get much time to prepare जब तक college चल रहा था. It was a technical degree, it was hectic. So कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू किया. आई डिड नॉट टेक अ पोस्ट ग्रेजुएशन because I wanted to dedicate my time entirely to this preparation for at least the first two attempts. So I wrote my first prelims in 2021. So I did not clear that prelims. उसका रीजन मैंने फिगर आउट किया कि ये हो सकता है कि the previous night before the exam I was not able to sleep at all because of anxiety, excitement, whatever you want to name it. So sleep is very important. आपका स्केड्यूल भी प्रीलिम्स के पहले या फिर एग्जामिनेशन के पहले ऐसा होना चाहिए. इट शुड बी अलाइंड टू द एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम सुबह 9 बजे से होता है. अगर आप रोज ऐसे अगर नाइट आउल हैं, तो अगर रात में पढ़ने की आदत है तो कोशिश करें कि एग्जाम से कम 2 हफ्ते पहले अपना साइकिल थोड़ा सुधार ले, एग्जाम के साथ अलाइन कर ले. उससे आपको हेल्प मिलेगी, बिकॉज एक बायोलॉजिकल साइक्लिंग होती है. आपका दिमाग उसी तरह कंडीशन होता है. इफ यू आर यूज्ड टू स्टडिंग एट नाइट, तो उतनी सुबह यू विल बी स्लीप डिप्राइव्ड, आपका दिमाग नहीं काम करेगा. एंड कहीं ना कहीं पेपर सॉल्व करने की जो स्ट्रेटेजी थी वो आई फील कि उतनी करेक्ट नहीं थी. पेपर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है ईयर बाय ईयर. सो आप जितने भी मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो उनके बेसिस पर प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, बट यू शुड नॉट बी बायस्ड. यू शुड नॉट हैव अ प्री प्लान्ड आइडिया अबाउट द एग्जामिनेशन कि आप कितने क्वेश्चंस डेफिनेट अटेम्प्ट करने हैं. एग्जाम हॉल में जाकर ही पेपर को एनालाइज करके असेस करें कि व्हाट शुड बी द सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. क्वेश्चंस को देखकर ये जरूरी नहीं है कि आपको 90 to 95 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने क्वालिफाई करने के लिए. मैंने अपने 21 अटेम्प्ट में अराउंड 85 क्वेश्चंस किए थे, विच आई फील वाज अ ब्लंडर, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस just for the sake of attempting कर दिए थे because I felt that my number of attempts were too low. So accuracy matters. Accuracy ज्यादा मैटर करती है. और सबके पेपर सॉल्व करने का तरीका अलग होता है. Some people solve above 90 and qualify prelims always. मैंने उस अटेम्प्ट से जो सीखा, तो मैंने इसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में पेपर थोड़ा कंजर्वेटिवली सॉल्व किया, एंड दैट इज व्हाट हेल्प मी. तो प्रीलिम्स में डोंट बी नर्वस, प्रैक्टिस अ लॉट. प्रीलिम्स के लिए यही गाइडलाइंस होती है कि इफ आई टॉक अबाउट द प्रीलिम्स प्रिपरेशन, तो prelims preparation can be divided into three parts. सबसे पहले आपका static part, then the current affairs, and then comes the part about mocks. So prelims में जितने भी आपके basic subjects है, जैसे कि history, polity, geography, economics, environment, science and technology,
सो स्टैटिक पोर्शन के लिए फॉलो मिनिमम 1 to 2 बुक्स। आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए और उनको मल्टीपल रिविजन कीजिए। इस जो बुक लिस्ट होती है मोर और लेस सबकी सेम ही होती है। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एंशिएंट मटेरियल के लिए एनसीईआरटीज, या तो ओल्ड एनसीईआरटीज या फिर तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज, बोथ आर गुड सोर्सेज। अगर आपको किसी कोचिंग का मटेरियल अच्छा लगता है, वो प्रेफर करना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। किसी एजुकेटर को फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। बट एक दो से ज्यादा, एक स्टैंडर्ड बुक और फिर दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग से ज्यादा ना रखिए, बिकॉज दैट विल ओनली एनलार्ज द कंटेंट यू हैव एंड गिव यू नॉट एज मच रिजल्ट एज यू एक्सपेक्ट। एंड देन पॉलिटी के लिए आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन लक्ष्मीकांत। मैं लक्ष्मीकांत पढ़ी और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है। देन इकोनॉमी के लिए आई रेफर टू मृणाल सर्स क्लासेस एंड नोट्स। एनवायरमेंट, शंकर आईएएस एंड सुदर्शन गुर्जर सर ऑन अन अकेडमी। ये दो सोर्सेज मैंने एनवायरमेंट के लिए फॉलो किए हैं। एंड करंट अफेयर्स आर ऑलवेज देयर बिकॉज एनवायरमेंट इज अ वेरी डायनेमिक, वेरी इवॉल्विंग टॉपिक इन करंट टाइम्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे सेट ऑफ टॉपिक्स हैं, जैसे सेल, नैनो टेक्नोलॉजी, वीआर, एआर, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उन सब के बारे में यू शुड हैव एन आइडिया, जो कि आपकी करंट अफेयर्स मैगजीन कहीं ना कहीं कवर कर देती है। और आपको भी एक लिस्ट ऐसे बना लेनी चाहिए, आपको कहीं मिल जाएंगी, जो आपको जरूर पढ़कर जाना चाहिए। थोड़ा सा अ, थोड़े कुछ चैप्टर्स जैसे सेल स्ट्रक्चर के चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स हैं, वो 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली दिए हुए हैं। आप उसको एक बार गो थ्रू कर ले, तो जो स्पेशली जो बायो बैकग्राउंड से नहीं है, उन्हें उधर थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। हम्म, और ज्योग्राफी, सो ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज, जो 11th की दो एनसीईआरटीज और 12th की भी दो एनसीईआरटीज है, आप सारी एनसीईआरटीज पढ़िए, दैट इज अ वेरी गुड सोर्स। उसके बाद यू कैन रेफर टू जीसी लॉन्ग। जीसी लॉन्ग में स्पेशली द लैटर चैप्टर्स, जो 20 के बाद चैप्टर्स है, जिनमें क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, वो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जीसी लॉन्ग में काफी अच्छे से दिए हुए हैं। और जो पहला पार्ट है, जिसमें सारे फिजिकल फीचर्स और क्लाइमेटोलॉजी है, वो सब भी आप पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। और पीएमएफ आईएएस का मटेरियल भी शायद अच्छा है, मैंने कोई पढ़ा नहीं, बट आई हर्ड कि उनका ज्योग्राफी का मटेरियल अच्छा है। और इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए आई फॉलो सुदर्शन गुर्जर सर समटाइम्स। उनके कुछ इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कुछ टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी के स्पेशली लेक्चर्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स। एंड मैपिंग, मैपिंग के लिए मैंने सुदर्शन गुर्जर सर की, अब तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है उनकी प्लेलिस्ट, तो मैपिंग मैंने उनसे सीखी। कमिंग टू मेंस, मेंस के वक्त जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो, उसके बाद अब तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है, विद इन 15 to 18 days। तो मेंस के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? दोस 90 days you have to very wisely plan that entire period, because the syllabus of mains is humongous. Like, there are 4 GS papers, 1 essay paper, 2 optional papers, and 2 language papers which are qualifying. So first, if I talk about the essay paper, जो कि पहले दिन होता है, तो अभी के टाइम में एसेस काफी फिलोसॉफिकल हो गए हैं। ऑलमोस्ट 2 years से ये पैटर्न रहा है कि सारे ही ऐसे टॉपिक्स फिलोसॉफिकल आ रहे हैं। सो हाउ डू यू डील विद फिलोसॉफिकल एसेस? पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे जो जीएस रिलेटेड होते थे, जैसे विमेन सेंट्रिक, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। तो उसमें आप अपना जितना जीएस का कंटेंट था, करंट अफेयर्स था, यू कुड जस्ट राइट इट डाउन इन एन एसे पैराग्राफ फॉर्मेट। बट अब ऐसा नहीं है। फिलोसफिकल एसेस के लिए आपको एक डीप थिंकिंग डेवलप करने की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाई रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा एक्सटर्नल रीडिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। Now, what I feel this exam is looking for is to develop you as a person, not only acquiring that bookish knowledge, but also to develop your thinking ability, to develop your thought process. ऐसे में बेसिकली एग्जामिनर का यही एजेंडा होता है कि टू नो हाउ यू थिंक, हाउ यू हैव इंटरप्रेटेड द टॉपिक, एंड
देन वो आपके एसे में रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आपने कितना अच्छा इंटरप्रेट किया है, कैसे इंटरप्रेट किया है और आपकी सोच किस डायरेक्शन में जा रही है। सो सेक्शन ए में 4 ऐसे टॉपिक्स होते हैं, सेक्शन बी में भी 4 ऐसे टॉपिक्स होते हैं। आपको दोनों में से एक-एक चूज़ करके अराउंड 1000 टू 1200 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना होता है। सो अब फिलोसॉफिकल एसेज के लिए आपको थोड़ी रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आप पहले से बुक्स पढ़ने की आदत में नहीं है, तो लाइक इट्स अ गुड हैबिट कि अगर आपने अभी प्रिपरेशन शुरू की है, तो दिन में थोड़ा हाफ एन आवर निकाल के आप कुछ ऐसे एग्ज़ाम से हट के, करंट अफेयर्स से हट के कुछ अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए, कुछ अच्छे बुक्स पढ़िए। आई नो कि यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम कुछ एक्सटर्नल करने का बहुत वक़्त नहीं होता। मैं भी मेरी हॉबी रीडिंग है, बट मैं उतना नहीं पढ़ पाई थी। स्टिल यू शुड ट्राई। अ, आप कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा लीजिए, उसमें से कुछ 2-3 टॉपिक्स लीजिए, आप उन पर एस्से लिखें। आप लिख कर देखिए शुरू में कि आप कैसा लिख पा रहे हैं। सबसे पहले ट्राई टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द टॉपिक कि वो टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। इफ व्हेन यू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड देन यू जॉट डाउन द वर्ड्स। मतलब ऐसे के पहले आपको इनफ टाइम मिलता है, 3 घंटे मिलते हैं तो ऐसे लिखने के लिए। तो एडवाइजेबल होता है कि शुरू के 10-15 मिनट आप पहले लें ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए ऐसे को। तो जो कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं, उस पे आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, आप उससे रिलेटेड वर्ड्स बस रफ एरिया में लिखते जाएं। इसके बाद ट्राई टू ड्रॉ अ कनेक्शन विद बिटवीन देम कि उन 2 वर्ड्स, 2-3 वर्ड्स जो भी है टॉपिक में, उनमें क्या कनेक्शन है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी कनेक्शन है, आप उनको ड्रॉ करें। फिर प्रोस एंड कॉन्स दोनों कंसिडर करें। इसके बाद जितने भी एस्पेक्ट्स हमारे आ रहे हैं, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी रिलेटेड, उन सब से आप उस टॉपिक को कैसे लिंक कर सकते हैं। आपका एक अच्छा टेम्पलेट तैयार हो जाएगा। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि वो एक इंट्रोडक्शन होता है जब एग्जामिनर पेपर ऐसे पढ़ना स्टार्ट करता है, तो दैट इज व्हाट विल कीप हिम हेल्ड ऑन टू द एसे। और कंक्लूड करोगे तो थोड़ा एक इम्पैक्टफुल होना चाहिए, सो दैट उनकी मार्क्स देते वक्त भी एक अच्छा इंप्रेशन जाए। ऐसे में बहुत लोग एनेक्डोट्स यूज करते हैं, कोट्स यूज करते हैं। मैं जनरली एनेक्डोट्स अवॉइड करती थी बिकॉज it could fire back. I was not very good at anecdotes, so I did not use them. I used a lot of quotes. तो मेंस के टाइम ऐसे के प्रिपरेशन के लिए मैंने बहुत सारे कोट्स ऐसे प्रिपेयर कर लिए थे। लिस्ट कहीं से भी मिल जाती है, इट इज वेरी इजी टू फाइंड देम। तो कुछ फेमस पर्सनालिटीज के कुछ कुछ कोट्स, जैसे साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, 1-2 कोट्स आप पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ ध्यान में रख सकते हैं, सो दैट आप कहीं लिख सके, वो आपको हेल्प कर जाए। तो उससे थोड़े मार्क्स फेच हो जाते हैं। और एग्जाम्पल्स, अच्छे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे को जीएस का आंसर नहीं बनाना है। अगर वो आप करेंगे देन योर मार्क्स विल डिप। सो दैट इज ऑल आई विल से अबाउट द एसे कि एसे में यू नीड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज भी आती है, या फिर आपके कुछ मेंटर्स हैं, आपके पीयर्स हैं, कलीग्स हैं, लिखकर उनसे रिव्यू कराएं, उनके सजेशंस लें। अगर कोई मेंटर है तो अच्छा होगा कि वो आपको अच्छी एडवाइस दे सकेंगे। इसके बाद मेंस के बाकी पेपर, जीएस पेपर्स। सो जीएस 1, जीएस 1 में जो हम टॉपिक्स कवर करते हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। आर्ट एंड कल्चर इज अ वेरी वाइड अवेन्यू। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने क्या किया कि मैंने एनसीईआरटी जो थी, क्लास 11 स्टैंडर्ड की फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी है, दैट वाज द बेस, उसको फॉलो किया। और फिर मेंस 365, मेंस 365 मैंने सारे पढ़े हैं, क्योंकि वहां पे एक कंसोलिडेटेड कंसाइज मटेरियल मिल जाता है, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, जो इसके जिसके बाद आपको कहीं और कंटेंट के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज टाइम वैसे भी कम होता है, देयर इज अ लॉट यू हैव टू डू। क्योंकि मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हो जाते हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में नहीं पढ़ने पड़ते, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो वक्त वैसे भी आपके पास कम होता है।
So art and culture के लिए this is what I did, and I followed Prateek Naik sir's notes also for art and culture. तो ये सब मैंने अपने सोर्सेज रखे, इस एनसीईआरटी, मीन्स 365 एंड प्रतीक नायक सर्स नोट्स. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई डिड ओनली स्पेक्ट्रम. देन मेडिवल और एंशियंट आपके सिलेबस में नहीं है इन मेंस. देन कमिंग टू वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नया पढ़ना पड़ता है पहली बार मेंस के लिए. तो इसके लिए एक दो कुछ बुक्स भी आती हैं जो ऑप्शन वाले लोग पढ़ते हैं. आई डिड नॉट रेफर एनी बुक. मुझे ओझा सर के नोट्स कहीं से मिल गए थे. उनकी उनके नोट्स तो बहुत ऑप्शनल पैटर्न पे थे, बहुत ही डिटेल्ड नोट्स थे, बट मैंने आई स्किम्ड थ्रू देम. मैंने जो इम्पोर्टेंट जो हाइलाइट्स है सिलेबस में, आप जो वर्ड पढ़ोगे जैसे कॉलोनाइजेशन, नाजिज्म, फैसिज्म, वर्ल्ड वॉर वन, जो इम्पोर्टेंट थीम्स है उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है. सपोज कॉलोनाइजेशन है तो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, हाउ इट वेंट, व्हाट वाज द कोर्स ऑफ इवेंट्स. आपको सारे नाम, वॉर्स के नाम वो सब नहीं याद रखने, वो सब ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए है. आपको टेक्निकलिटीज, स्पेसिफिक्स नहीं याद रखनी है. आपको थीम्स याद रखना जरूरी है, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ इवेंट्स याद रखना जरूरी है, उसके इम्पैक्ट्स याद रखने जरूरी है. सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल वर्ल्ड वॉर वन, तो व्हाट वर द रीजंस फॉर इट. उस कोर्स क्या था वॉर का, कौन से कंट्रीज, कौन से पावर्स उसमें इन्वॉल्व थी, क्यों इन्वॉल्व थी, उनका एजेंडा, उनका मोटिव क्या था, और फिर लास्ट में रिपरकशंस और उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर. इसके बाद देन सोसाइटी. सो सोसाइटी इज समथिंग विच इज स्पेसिफिक ओनली टू मेंस. सोसाइटी के लिए आई रेफर टू सम कोचिंग मटेरियल्स, विजन आईएएस या वाजीराम का कुछ मटेरियल था, मैंने उसको फॉलो किया. देयर वाज नो स्पेसिफिक बुक. और अन अकेडमी पे देयर वर सम एजुकेटर्स, मैंने कुछ क्लासेस उनकी की, एंड आई प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट्स. और मींस 365 का जो सोसाइटी का मटेरियल आता था वो मैंने पूरा पढ़ लिया. सो आई हैड इनफ कंटेंट फॉर सोसाइटी. सोसाइटी में मेजर टॉपिक्स आपके वुमेन सेंट्रिक, एजुकेशन, चाइल्ड लेबर जैसे कैरा, जेजेसी, वो सब चीजें आ जाएंगी. मैटरनल प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये सब चीजें हाईलाइटेड थी. तो सोसाइटी के लिए उतना आई गेस इनफ है. और जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, वेल एंड गुड. एक चीज आपको ध्यान रखनी है मेंस में कि यू डू नॉट हैव टू राइट वेरी ऑप्शनल काइंड ऑफ आंसर्स. जैसे जिनका, अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, जीएस वन भी हिस्ट्री ऑप्शनल है, या सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो सोसाइटी के क्वेश्चन में आपको ऑप्शनल वाले आंसर नहीं लिखने, बिकॉज दिस इज अ जनरल पेपर. अगर आप उस तरह का आंसर लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जनरल स्टूडेंट से बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. यू हैव टू राइट दीज जीएस आंसर्स इन सच अ वे दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर एन एग्जामिनर हु इज नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, हु इज फ्रॉम अ जनरल बैकग्राउंड. जिसकी सोशियोलॉजी में डिग्री नहीं है उसको भी समझ आ रहा है आपका आंसर. तो आपको यहाँ पे अपने फिलोसफर्स और थिंकर्स कोट नहीं करना है. एंड देन कमिंग टू ज्योग्राफी विच वाज आल्सो माय ऑप्शनल, तो जीएस वन में ज्योग्राफी इंक्लूड होता है. तो ज्योग्राफी में यू हैव द बेसिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी. तो जीएस वन की ज्योग्राफी यू कैन कवर फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम दी सोर्सेज की आप एनसीईआरटी, जीसी लियोंग, या फिर एक दो और पीएम5 आईएएस के नोट्स, ये सब जो अवेलेबल है, या फिर किसी एजुकेटर की, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं और उससे काफी ज्योग्राफी कवर हो जाएगा. ज्योग्राफी में व्हाट यू कैन डू टू गेट एडिशनल मार्क्स इज डायग्राम्स एंड मैप्स. क्योंकि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी में डायग्राम्स का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है. यहाँ पे आप फ्लो चार्ट्स, कुछ ऐसे सन डायग्राम्स, ये सब बना के आंसर्स दिखा सकते हो. बट ज्योग्राफी में यू कैन यूज वेरी गुड डायग्राम्स. और मैप अगर अच्छे से आप कर पाओ तो वेरी वेल एंड गुड. मैप्स आने भी चाहिए, और मैप्स को थोड़ा रीजनल बना सको तो और भी अच्छा होगा. देन इफ आई कम टू जीएस टू, जीएस टू में आपके टॉपिक्स आ जाते हैं गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. सो गवर्नेंस के लिए आई फॉलोड कोचिंग मटेरियल विजन आईएएस का. शायद मैंने एक मटेरियल फॉलो किया था गवर्नेंस के लिए. उसमें सारे एआरसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जितने भी हैं, सेवोत्तम मॉडल, सब कुछ. गवर्नेंस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक,
तो ये आप मेंस के बाद अराउंड 56-70 पेजेस के नोट्स होंगे, तो आप उसको इजीली पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, उसके लिए मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत किया, आई डिड नॉट फॉलो एनी अदर सोर्स फॉर इट। सोशल जस्टिस लाइक सोसाइटी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक, तो ये सोसाइटी के साथ ही थोड़ा बहुत कवर हो जाता है। उसके लिए भी मैंने आई थिंक एक कोचिंग का मटेरियल फॉलो किया। इट कैन बी एनी कोचिंग, सबका मटेरियल और मोर और लेस सेम ही होता है सोसाइटी और इन सब टॉपिक्स के लिए। So that is what I did. And for international relations is largely current affairs based. So I followed the Vision Mains 365 entirely for it. Maps बहुत अच्छे से किया, newspapers every day, and जितना भी current affairs था, I did not follow any particular book for IR. किसी कोचिंग का मटेरियल थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा होगा तो that was it. I did not follow any specific book for it. Then GS3 in the previous years it is becoming infamous for fetching less marks. GS3 में मार्क्स काफी डिप हो रहे हैं इधर, इस साल तो और भी कम मार्क्स आए हैं लोगों को, so there has been a trend. So technology, environment, economy, biodiversity, society, security and disaster management. तो साइंस एंड टेक के लिए प्रीलिम्स की तरह ही लार्जली करंट अफेयर्स बेस्ड मेंस 365 और कुछ जो टॉपिक्स थे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स, ये सब पर आप एक शॉर्ट नोट्स कंसाइज प्रिपेयर कर ले कि ये जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप कभी भी डील कर सके। और GS3 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं विच आर बाउंसर्स, जैसे previous year there was a question about some carbon cycle or something which most people did not know who are not from biology background. I was able to write it a bit decently because मेरा थोड़ा बैकग्राउंड है, ऑल्दो मुझे उतनी बायोकेमिस्ट्री याद नहीं थी क्योंकि बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में होता है, बट मैं फिर भी लिख पाई थी, बहुत लोग उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे। उसके पहले ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट सम एलईडी लाइट, ब्लू एलईडी लाइट्स, तो वो भी बहुत लोगों को नहीं आती थी। तो वैसे क्वेश्चंस में व्हाट यू हैव टू डू इज कि कुछ क्वेश्चंस में आपको कंटेंट खुद से जनरेट करना पड़ जाता है व्हेन यू डोंट नो, बिकॉज यू कैन नॉट लीव एनी क्वेश्चन। मेंस में यू शुड कंप्लीट द पेपर बिकॉज इट इज जनरली सीन कि मेंस की मार्किंग एवरेज होती है। तो अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, अगर एक 10 मार्क को छोड़ते हैं तो यू स्ट्रेट अवे लूज दोस 4.5 मार्क्स यू कुड गेट। अगर आप कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको हाफ मार्क 1 मार्क ज्यादा मिले। तो इफ यू एंड अप लीविंग वन क्वेश्चन you will lose more than you gain. So you should definitely complete the paper. The content matters. Content definitely matters, but paper completion matters too. It matters more than that. So focus on completing the paper on time. That should be a priority. तो वो कंटेंट जनरेट करने के लिए आप जो भी जानते हो, अब जैसे एलईडी का क्वेश्चन है तो जो भी आप जान रहे हो उसके बारे में यू राइट इट डाउन, और थोड़ा स्पेस छोड़ दो कि बाद में अगर टाइम बचा, जो कि जनरली उतना नहीं बच पाता, लेकिन अगर टाइम बचा तो कुछ लिख लेंगे, लेकिन डू नॉट स्किप द क्वेश्चन एंड मूव टू द अदर क्वेश्चन। अगर टाइम नहीं बच पाया तो फिर वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो जो भी उस वक्त दिमाग में आ रहा है जस्ट राइट इट डाउन, ट्राई टू राइट इट डाउन। उससे रिलेटेड एलईडी के क्या यूजेस हो सकते हैं, क्या, क्योंकि दिस इज नॉट लाइक प्रीलिम्स वेयर योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। मार्क्स हो सकता है कम मिले लेकिन हो सकता है कुछ तो मिलेंगे, तो कुछ लिख दो। एंड देन इकोनॉमी के लिए आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन मृणाल सर's नोट्स। मैंने सारा इकोनॉमी वहीं से किया, उनके वीडियो लेक्चर्स, उनके नोट्स, और जो प्रोबेबल क्वेश्चंस थे, थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहीं से की। देन एनवायरमेंट के लिए आई फॉलो सुदर्शन गुर्जर सर's नोट्स एंड शंकर आईएएस। ये दोनों सोर्सेस मैंने फॉलो किए अलॉन्ग विद मेंस 365 जितने भी टॉपिक्स हैं, दैट गोज विदाउट सेइंग, मैंने मेंस 365 की सारी जितने भी टॉपिक्स थे सारे बुकलेट्स पढ़े थे। Then security, internal security के लिए I read a book. It is, I think, I do not remember the exact name, by Ravi Agnihotri IPS. There is a book. Um, Let me just search the name of the book.
Yes, it is by Ashok Kumar Sir, IPS, and Vipul Anikant Sir, DANIPS. So this is the book I read for internal security, and the rest is current affairs. And for disaster management, I did not do anything specifically for disaster management because my optional was geography. It was already covered there. So I did not refer to any specific separate source for disaster management, only the current affairs. And then coming to GS4, which is ethics, people tended to neglect ethics a lot in the previous years because सबको लगता था लास्ट एक हफ्ते 10 में पास कर लेंगे एथिक्स का पेपर है ऐसे जनरल टाइप पेपर होगा बट जैसा 2022 का पेपर आया है तो आई थिंक दैट पेपर वाज डिजाइन टू चेंज दिस माइंडसेट ऑफ एस्पिरेंट्स बिकॉज द पेपर वाज वेरी लेंथी it was very descriptive and even the case studies there were full one page case studies and it was even difficult to interpret the questions for a lot of people. So do not underestimate ethics. It constitutes one entire paper of GS, which is 250 marks. अच्छे से टाइम दो उसको कोशिश करें कि प्रेलिम से पहले कम से कम एक बार एथिक्स की पूरी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी हो. सो एथिक्स के लिए आप सोर्सेस फॉलो कर सकते हो कि लूसेंट की बुक आती है शायद लूसेंट की बुक आती है और फिर मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं लुकमान की नोट्स आते हैं आपको जो अच्छा लगे उनमें से आप चूज करके आप उसको फॉलो कर सकते हो एंड राइट अ लॉट ऑफ टेस्ट एथिक्स के तो आपको समझ में आएगा कि एथिक्स के आंसर्स कैसे लिखने हैं क्योंकि एथिक्स के आंसर्स बाकी जीएस सब्जेक्ट्स की तरह नहीं लिखने होते उसमें कोड बेस्ड आंसर्स होते हैं केस स्टडीज होती है तो केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है केस स्टडीज में आपको बहुत सारे ऑप्शन सिनेरियोज दिए होते हैं तो सपोज देयर इज अ केस स्टडी तो आपको पहले उसमें पूछते हैं कि प्रोबेबल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं तो आपको पहले वो आइडेंटिफाई करने होते हैं इसके बाद आपको सोल्यूशंस देने होते हैं और सोल्यूशंस वैसे होने चाहिए पहले कि आपको सोल्यूशंस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस में बाइफरकेट करना होगा बिकॉज यू नीड प्रैक्टिकल सोल्यूशंस अगर अभी राइट्स चल रहे हैं तो आप ऐसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस नहीं दे सकते कि आप यूल वर्क फॉर कम्युनल पीस एंड हार्मनी वो सब बात की बात है आप अभी ऑन द स्पॉट क्या करेंगे सो दैट इज हाउ यू शुड राइट इट पहले आप शॉर्ट टर्म जो पर्टिनेंट सोल्यूशन है अभी के वक्त के लिए अगर अभी कोई सिनेरियो चल रहा है तो अभी के वक्त के लिए क्या पर्टिनेंट सोल्यूशन है पहले आप वो बताएंगे इसके बाद यू विल गो टू द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ओके सो एथिक्स पेपर सॉल्व करने के कई तरीके पीपल फॉलो डिफरेंट पैटर्न्स कुछ लोग पहले केस स्टडी करना प्रेफर करते हैं बिकॉज दे फील दैट मोर मार्क्स कैन बी वहां पे ज्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं कुछ लोग सीक्वेंशली पेपर फॉलो करते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से और फिर कोड बेस्ड क्वेश्चन से मैं पेपर सीक्वेंशली सॉल्व करती थी बिकॉज इट वॉज जस्ट हाउ आई प्रेफर्ड इट मुझे लगता था कि उस सेक्शन में ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की अपॉर्चुनिटी है बिकॉज जो फिलोसॉफिकल कोड बेस्ड क्वेश्चंस होते थे दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मल्टीपल वेज और केस स्टडीज में जो भी आप कोर्स ऑफ एक्शन है वो बहुत ज्यादा वेरिड नहीं हो पाता आपके पास आप बीइंग एन ऑफिसर जो प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन होता है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड ही हो जाता है तो दैट इज हाउ आई सॉल्व द पेपर बट इट इज टोटली अपॉन योर डिस्क्रेशन कि आप कैसे करना चाहते हैं एंड द लास्ट पार्ट इज ऑप्शनल उससे पहले दो जो कॉम्प्लीमेंट्री पेपर है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेपर जो कंपलसरी पेपर्स है लैंग्वेज पेपर्स तो उसके लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था इंग्लिश के लिए तो कुछ ही नहीं किया था हिंदी के लिए थोड़ा व्याकरण की बुक्स जो थी मेरी स्कूल की वो मैंने पढ़ी थी मुहावरे पर्यायवाची शब्द और हिंदी लिखने की अगर आदत नहीं है तो आप एक दिन बैठकर थोड़ा लिखकर प्रैक्टिस कर लें एसेज और ट्रांसलेशंस कि आपको समझ में आ जाए थोड़ा लिखने में आपकी थोड़ी हाथ खुल जाए क्योंकि हमें जब इंग्लिश मीडियम की आदत होती है तो हिंदी लिखना काफी टाइम से छूट चुका होता है सो दैट इज ऑल आई डिड फॉर हिंदी इसके बाद द मेजर टॉपिक इज ऑप्शनल सो कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि व्हाट इज माय बैकग्राउंड educational background so I am a veterinarian a veterinary doctor I completed my degree in 2020 it is a 5.5 years course and I did not join post graduation after it I was getting surgery, but I decided to prepare क्योंकि मुझे पहले 2 attempts honestly prepare करके full सारा टाइम इधर डेडिकेट करके देना था तो I did not choose veterinary science as my optional. I don't think there's any veterinarian here, so I'm not answering that question कि why I did not choose veterinary science.
उसके लिए मैं वेटनेरियंस का एक अलग से सेशन ले लूंगी बिकॉज वो थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर. uh, there were two options in my mind, anthropology or geography. So I think anthropology would have been a better choice considering my background. But us वक्त things happened like in some other manner, and I chose geography. There was some personal bias, some people with me who were preparing with geography, some people from my family who had cleared from geography. So there was a personal bias in my mind for geography. And बस उस वक्त फिर ले लिया. जब लिया तब नहीं रियलाइज हुआ कि इतना वास्ट सिलेबस है. बट आई डिड एंजॉय ज्योग्राफी. लेकिन it was after I cleared prelims in my 2022 attempt and started preparing for mains when I realized that my knowledge is superficial. I did not take any coaching for geography, which I feel was a mistake. क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है उस सब्जेक्ट में तो आपको हेल्प ले लेनी चाहिए बिकॉज ऑप्शनल इज नॉट लाइक जीएस. आपको ऑप्शनल में सुपरफिशियल नॉलेज नहीं, ऑनर्स लेवल की नॉलेज चाहिए होती है और कहीं कहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की भी नॉलेज चाहिए होती है. सो यू नीड अ वेरी डीप नॉलेज फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट. और देयर हैज बीन अ ट्रेंड इन द पास्ट few years कि even I have prepared from home. लाइक माई एंटायर जर्नी आफ्टर कॉलेज मैंने दिल्ली जाकर कोई फॉर्मल वैसी कोचिंग नहीं की. आई यूटिलाइज्ड ऑल द ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल, but I did not enroll formally in any coaching. So you cannot always discredit the coaching industry because you get a lot of help from there. तो मैंने इतना सेल्फ स्टडी सुना था कि फिर मैंने सोचा कि मैं भी कर लूंगी. तो मैंने कोचिंग नहीं ली और बाद में आई रियलाइज कि मुझे ले लेनी चाहिए थी. लेकिन फिर नथिंग कुड बी डन देन क्योंकि उस वक्त बहुत कम था और मेंस के लिए प्रिपेयर करना था. तो आई गॉट नोट्स फ्रॉम हिमांशु सर, गाइडेंस आईएएस. और उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा. मैंने सोर्सेज बहुत लिमिट कर दी जितने भी बेसिक बुक्स हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के. एंड आई स्कोर 291 इन ज्योग्राफी ऑप्शनल विच इज क्वाइट अ गुड स्कोर. I think highest 298 गए हैं. 298, someone got 298, someone got 297, and I think I have 291. So पहले मुझे काफी डर लग रहा था. I was very unsure about geography, but when I saw my mark sheet, I was surprised and I was happy because फिर मेंस के प्रिपरेशन के वक्त I dedicated major portion of my time towards geography. So उस लिमिटेड टाइम में फिर उस सिचुएशन में मैंने क्या किया कि मैंने हिमांशु सर से नोट्स लिए, गाइडेंस आईएएस के जो क्लासरूम नोट्स थे, एंड आई रेड देम थरली. मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर बहुत वक्त दिया, स्पेशली इज द मॉडल्स एंड थ्योरीज पार्ट. चूंकि दिस इज नॉट अ ऑप्शनल बेस्ड सेशन, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक्निकलिटीज. आई एम जस्ट गोइंग टू से कि ऑप्शनल के लिए डू नॉट अंडर एस्टिमेट ऑप्शनल. ऑप्शनल के लिए इफ इट इज नॉट योर बैकग्राउंड, इवन इफ इट इज योर बैकग्राउंड, there is no harm in referring coaching notes या फिर taking help from coaching institutions because optional 500 marks constitute करता है. और if your optional में आपके पास chance होता है to take that leap कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बिकॉज जीएस बहुत ही जनरलाइज्ड हो जाता है एंड यू डू नॉट नो हाउ जीएस विल बी स्कोर्ड. तो ऑप्शनल रियली कैन गिव यू एन एज. तो मैंने बहुत थर्ली पढ़ा और जितने भी मेरी स्टैंडर्ड बुक्स थी मैंने उनको ही बार बार पढ़ा, नोट्स बार बार पढ़े. और जो टेस्ट थे, बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं भी लिख पाई, तो जितने थे उनको एवेल्युएट कराए और मॉडल आंसर्स मैंने सबके पढ़ लिए. डायग्राम्स और मैप्स पर मैंने बहुत फोकस किया बिकॉज दे आर वैल्यू एडिशंस टू एनी आंसर, टू एनी पेपर. वो वैल्यू एडिशंस होती हैं. एंड दैट इज हाउ आई डिड माई ज्योग्राफी पेपर एंड बिकॉज इट टर्न्ड आउट सो वेल. तो आई एम हैप्पी विथ इट. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को कैसे एनालाइज कर सकते हैं? आंसर राइटिंग ऑप्शनल मैंने डील कर लिया. इंटरव्यू. सो द इंटरव्यू इज क्वाइट अ डाइसी स्टेज. मेरा इंटरव्यू काफी जल्दी ही था. माय इंटरव्यू वाज ऑन 2nd February which was the 4th day of the interview cycle. So interview is not knowledge based test. It is known as personality test because it tests if you are fit for that position of being a civil servant or not. तो आपको नॉलेज से ज्यादा आपको इस चीज पे फोकस करना होता है कि हाउ ओपिनियनेटेड यू आर, हाउ यू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, हाउ यू आर्टिकुलेट देम. कि अगर आपके मन में कुछ है, आपको आंसर आता है बट आप उसको फ्रेम नहीं कर पा रहे, तो दैट इज द टाइम व्हेन यू प्रैक्टिस इट एंड दैट इज वेयर मॉक्स कम इनटू प्ले. सो यू शुड डू एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल.
बहुत ज्यादा भी नहीं, दस ऐसे नहीं कि 15-20 कर रहे हैं, बिकॉज दैट दे कैन इवन ऑल्टर योर पर्सनैलिटी, बिकॉज बहुत लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं. सो ये नहीं बोलूंगी कि यू शुड नॉट लिसन टू देम, लेकिन इंटरव्यू के टाइम अगर आपको बुरे रिव्यूज मिलते भी हैं तो डू नॉट टेक देम टू हार्ट. यूज इट ओनली एज अ मोटिवेशन, एज एन encouragement टू improve yourself. और इंटरव्यू के टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस आपको करंट अफेयर्स और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पे करना होता है. जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उसको आंसर ना भी कर पाओ तो चलता है, बिकॉज इट इज नॉट, लाइक आई सेड, इट इज नॉट एन अ नॉलेज बेस्ड टेस्ट. क्योंकि नॉलेज का टेस्ट पिछले दो स्टेशन में हो जाता है. Be confident, be articulate, and be honest. Honesty is very important, because if you try to bluff there before the panel, that will go against you. They are very experienced people, they will know. आप फंस जाओगे, अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाओगे. सो डू नॉट ट्राई टू डू दैट. अगर कंटिन्यूअसली 3-4 क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं आ रहा है, आपको लाइटली बोल दो कि आई डू नॉट नो, आई एम सॉरी, आई रीड अबाउट इट. वो भी चले. सोर्सेस के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ. आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स के टाइम, उससे पहले तो मैंने ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं की थी, उतना वक्त नहीं मिल पाया था. सेकंड के टाइम में मैंने थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी थी. इसके बाद मैं मेजर आंसर राइटिंग मेरी फिर प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस के वक्त ही हो पाई. उस वक्त मैंने काफी आंसर राइटिंग की मेंस की. आंसर राइटिंग में पहले जब आप करना स्टार्ट करते हो तो पहले आप यू राइट वेरी टेरेबल आंसर्स. आपको फ्रेमिंग करनी नहीं आएगी, आपको स्ट्रक्चरिंग नहीं आएगी. आप 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में आंसर नहीं लिख पाओगे. हो सकता है कि आपके आंसर्स एक्सीड करने चाहेंगे. सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस. अगर आपका स्टैटिक पोर्शन एक बार कंप्लीट हो जाता है, तब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं. तो यू शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कि you should follow the template of intro, body and conclusion. ये टेम्पलेट आपका होना चाहिए ताकि एक स्ट्रक्चर दिखे. और क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से पढ़ें. आइडेंटिफाई ऑल द पॉइंटर्स आस्क्ड. हर क्वेश्चन के हर पार्ट को आंसर करना जरूरी है, बिकॉज हर पार्ट के मार्क्स होते हैं. सो आप पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, आइडेंटिफाई करो कि उसमें क्या पूछ रहे हैं. कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे क्रिटिकली एनालाइज, एलैबोरेट, एक्सप्लेन. तो इन सब में अलग अलग चीजें डिमांडेड होती हैं. तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपको आंसर को लिखना होता है. कुछ क्वेश्चंस में जैसे एलैबोरेट है, तो आप उसमें अपने प्रोज एंड कॉन्स सारे ओपिनियन लिख सकते हैं. क्रिटिकली एनालाइज में आपको उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत डीपली एनालाइज करने पड़ते हैं. डिस्कस में इट्स अ जनरल डिस्कशन, आप उसमें सजेशंस देने पड़ते हैं. सो ये सब वीडियोस आपको ये गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि आंसर्स कैसे लिखने हैं. फिर फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स, ये सब आंसर्स में कैसे यूज करके उसको एनरिच कर सकते हैं, सो दैट आपका आंसर्स दूसरे से अलग होंगे. एक और सजेशन ये है कि जो भी क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स हैं, सो अंडरलाइन ईच एंड एवरी पार्ट की, बॉक्स इट इन. हेडलाइन जो आप लिखते हो उसको बॉक्सिंग कर दो, ताकि पता चले कि ये इस पार्ट को आंसर किया हुआ है, आपने ये इस पार्ट को आंसर किया हुआ है. मेंस में आपका काम ये आंसर राइटिंग में होता है कि टू सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ द एग्जामिनर, कि एग्जामिनर को साफ साफ पता चल जाए कि आपने क्या लिखा है. उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि वो रिपीटेडली सिमिलर चीजें पढ़ रहा होता है. सो हाउ यू मेक योर पेपर ल्यूसिड, easier to read, easier to mark is upon you. और हाँ, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप 10 मार्क का जो क्वेश्चन है वो 7 मिनट में लिख पाओ, और जो 15 मार्कर है वो 11 मिनट्स में लिख पाओ, सो दैट यू कैन कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम. एटलीस्ट आपको एग्जाम बेल रिंग होने से पहले कम से कम 1.5 से 2 मिनट पहले पेपर कंप्लीट कर लेना चाहिए, सो दैट यू आर सेटिस्फाइड एंड में स्क्रिबल करते करते भी. So coming to previous year questions are complete, very, very important. I cannot stress enough upon the importance of PYQs. They are a kind of a window into the mind of the people who set the question paper for the UPSC examination. Prelims के लिए भी, mains के लिए भी. Because it is seen that UPSC has a tendency of repeating questions. वो या तो questions को थोड़ा घुमा फिरा कर, नहीं तो options में से वो लोग questions repeat करते हैं. If you look at the 2021 prelims paper, 3-4 questions ऐसे थे जो बिल्कुल exact repeated थे previous year से. वो भी बहुत ज्यादा लंबे टाइम के नहीं, कुछ only few years back के question जो exact repeated थे. So previous questions you should definitely go through. और UPSC के जो previous questions है वो तो करने ही चाहिए.
CSE के, आपके पास अगर टाइम हो तो आप CDS के और CAPF के जो एग्जाम्स यूपीएससी लेती है जियोलॉजिस्ट के, अगर वक्त मिले तो आप कभी वो सब पेपर्स भी देख सकते हो। ज्यादा 20-25 साल के नहीं, कुछ ऐसे 3-4 साल पुराने सब्जेक्ट स्पेसिफिक, टॉपिक स्पेसिफिक वैसे क्वेश्चन देख लोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी क्या पूछना चाहती है। और मेंस के लिए आपको सब्जेक्ट सेग्रीगेटेड ऐसे क्वेश्चन बैंक्स मिल ही जाएंगे, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, सब्जेक्ट सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है कि आप वहां से जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो तो आप बहुत कंफर्टेबली वहां से क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं। मॉडल आंसर्स भी उनके आते हैं, आप अगर चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं कंपेयर करने के लिए। देन फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देयर आर आल्सो पोर्टल्स लाइक इनसाइट्स का ओपन पोर्टल होता है वेयर यू कैन राइट योर आंसर्स एंड गेट देम रिव्यूड बाय पीयर्स फॉर प्रैक्टिस। सो दैट इज आल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म, जो फ्री रिसोर्सेज हैं जो आप एस्पिरेंट्स यूज कर सकते हैं। कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? सी, आई विल नॉट entirely deny the role of coaching किसी भी एस्पिरेंट की जर्नी में, बिकॉज इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, बिकॉज स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं और कोचिंग्स टू प्रोवाइड हेल्प। मैंने कोई कोचिंग जाकर नहीं की बिकॉज मेरी पढ़ाई का तरीका अलग था। आई फाउंड होम अ लॉट मोर कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू स्टडी। मुझे दिल्ली की भीड़ में गुम नहीं होना था, सो दैट वाज अ पर्सनल चॉइस। लेकिन मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज फुल्ली यूज किए, जितने भी बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, स्लीपी क्लासेस, बायजूस, अन अकेडमी, ओनली आईएएस, देयर आर मेनी, आई कैन नॉट जस्ट नेम अ फ्यू, देयर आर मेनी। सो जितने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए भी, हर चीज के लिए भी मैंने ऑनलाइन इनके सारे के रिसोर्सेज यूज किए। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको लग रहा है कि आप खुद से प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आपके पास गाइडेंस नहीं है, तो आप कोचिंग से हेल्प ले सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, देयर इज नथिंग टू फील इन्फीरियर अबाउट इट कि अगर आप बिना कोचिंग के नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है आपको गाइडेंस चाहिए, गो फॉर इट। बट ये भी है कि आप कंप्लीटली कोचिंग पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज कोचिंग इज ओनली 20% पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। 80% मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी के बिना देयर इज no avenue to crack the exam. Test series. Test series is very important to analyze yourself, especially prelims के लिए, mains के लिए भी। prelims के लिए because prelims is based on practice कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी बैठ रही है, और उस एग्जाम एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए। बिकॉज अगर आप फर्स्ट ही बिल्कुल जाकर एग्जाम में बैठ जाएंगे विदाउट एनी प्रैक्टिस, तो यू माइट फील अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस। सो टू फिगर आउट योर एक्यूरेसी, कौन से पोर्शंस आपके वीक हैं, पहले आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना शुरू करें तो आपको समझ में आएगा कि कौन से सेक्शंस आपके वीक हैं, तो यू विल वर्क मोर ऑन दोस सेक्शंस। इसके बाद फिर व्हेन यू गिव दोस फुल लेंथ टेस्ट, देन यू रियलाइज कि फुल लेंथ टेस्ट में आप कौन से सेक्शंस में यू बेटर परफॉर्म कर रहे हो। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है, कि आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस कौन से हैं, तो आपके कौन सा सेक्शन सॉल्व कर पेपर सॉल्व करते वक्त पहले पिक करना है, सो दैट योर कॉन्फिडेंस इज बूस्टेड। सपोज पेपर में पीपल यूजुअली are very scared of medieval and ancient history because these are very obscure topics और questions कहाँ से आते हैं पता नहीं चलते। तो वो वो अगर आप पेपर आप खोलते भी हो और सबसे पहला क्वेश्चन उसका मिलता है, आप मत करो, आप बीच में से कहीं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। जैसे मैं करती थी कि मैं क्वेश्चन 25-50 कहीं बीच से पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करती थी। लेकिन आप ध्यान रखो कि आपने क्वेश्चन पहले छोड़ रखे हैं, यू हैव टू गो बैक टू देम। तो जो सेक्शन आपको लग रहा है कि आपको सपोज पॉलिटी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटी सॉल्व करना स्टार्ट करो। कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे बिगनिंग में, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आगे का पेपर भी आप डील कर सकते हैं। अगर रो में देयर आर मेनी क्वेश्चंस, 6 to 7 questions which you do not know, do not do not feel demoralized, do not feel underconfident. You do not have to score 200 in prelims. आप देख रहे हो कि कट ऑफ ईयर बाय ईयर डिक्रीज करता जा रहा है, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर इज राइजिंग, सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन सॉल्विंग द पेपर। बोथ आप पेपर सॉल्व करने की आपकी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप एक राउंड में पेपर सॉल्व करते हो, 2 राउंड्स में पेपर सॉल्व करते हो। सबसे पहले मार्क द क्वेश्चंस व्हिच यू आर कंप्लीटली श्योर अबाउट, जो कि अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद गो फॉर द एलिमिनेशन की, इस बार के पेपर में तो एलिमिनेशन का स्कोप रहा नहीं, लेकिन पहले होता था कि एलिमिनेट कर पा रहे हो, 50 कर पा रहे हो, तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इट इज entirely अपॉन योर discretion that how you intend prefer to solve the paper.
क्योंकि सबके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. There's not any specific number of tests that you should do. मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप 50-60 टेस्ट करके जाओ तभी आप पेपर सॉल्व करके जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. Try practicing as much as you can. That will build up confidence in you to face the actual day. एनसीईआरटी एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग योर बेस. कुछ सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री. तो सारी मैंने पूरी 6 to 12 एनसीईआरटीज तो नहीं पढ़ी थी, बट आई ट्राई टू रीड ऑल 10 एंड 12 स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज. सो बेस प्रिपेयर करने के लिए आप कोई बार पढ़ लो, आपके लिए अच्छा रहेगा. कैसे एनसीईआरटी को कैसे पढ़े? एनसीईआरटी के लिए जस्ट गिव इट अ रीडिंग, उतना काफी है. कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनको आप अंडरलाइन कर लो, या फिर आप मार्जिन में नोट्स बनाना चाहते हो, शॉर्ट नोट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बट आई से कि उसको बस पढ़ लो तो ठीक है. हिस्ट्री के नोट्स बना सकते हो बिकॉज हिस्ट्री की एनसीईआरटी इज लिटिल बल्की, बट if not required, do not make unnecessary notes. एनसीईआरटी खुद में एक नोट्स हैं, दे आर वेरी कंसाइज, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स. तो उनमें से फिर नोट्स बनाना, आई थिंक दैट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम. एनसीईआरटी न्यू पढ़ी या ओल्ड, कुछ भी पढ़ सकते हो, वट एवर यू लाइक. करंट अफेयर्स. So for current affairs forms a very important part of this examination process, or very dynamic, very unpredictable. So what you should do is limit your sources of current affairs. चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं ये सारे जो जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इन सबको डील करने के बाद मैं आप सबके क्वेश्चंस लूंगी. आई विल गो थ्रू देम, डोंट वरी. तो करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर सोर्स एंड एक मैगजीन. आप बहुत ज्यादा सोर्सेस डाइवर्सिफाई करेंगे तो यू जस्ट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज यू डू नॉट नो वेयर द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम. हर साल ये होता है कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कोई ये क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी कोचिंग क्लेम नहीं कर सकती कि सारा करंट अफेयर्स उनके मटेरियल से आया है. फॉलो वन न्यूज़पेपर सोर्स. कोई एक न्यूज़पेपर विच यू प्रेफर, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. आई यूज्ड टू रीड द हिंदू. I like the literary style of the paper. Lekin, you can read the Indian Express because the language is a lot more lucid. The explain section is very good. So there's no personal bias. I just read the Hindu because आदत थी वो पढ़ने की, तो मैंने 2 साल वही पढ़ा. आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है. और एक करंट अफेयर सोर्स, पहले मैं इनसाइट्स फॉलो करती थी, उसके बाद आई स्विच टू विजन. दोनों ही अच्छे हैं. विजन मुझे थोड़ा ज्यादा इजी लगा पढ़ने में, ज्यादा कंटेंट. सेकंड अटेम्प्ट में मैंने विजन पढ़ा था. उसके बाद फिर प्रीलिम्स और मेन से पहले जो कंपाइलेशंस आते हैं, ईयरली कंपाइलेशंस, वो पढ़ लिए. ये मत करना कि सिर्फ न्यूज़पेपर छोड़कर सिर्फ मंथली मैगजीन पर रिलाई करना. रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज इम्पोर्टेंट. इट builds the ability to write, to frame answers, frame your sentences, and also to organize your opinions. So do not rely completely on the current affairs magazines. Do read newspapers. That's a must. कितने साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? आई से 1-1.5 साल का. लोग कहते हैं 1 साल का तो मिनिमम पढ़ना चाहिए. कम से कम एक 1 साल कवर करने की कोशिश करें. प्रीलिम से पहले का 1 साल कम से कम कवर होना चाहिए. न्यूज़पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? न्यूज़पेपर्स लाइक आई टोल्ड यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर एन अ वेरी क्रूशियल सोर्स. मैंने न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़े? सो वो न्यूज़पेपर में आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो शुरू में आपको बहुत टाइम लगेगा. देन जब आप when you are midway into the preparation, धीरे धीरे, then you'll realize how to pinpoint things and how to segregate things which you have to read and not to read. जो एडिटोरियल सेक्शन होता है वो तो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए. उसमें भी जो पॉलिटिकल, स्पेसिफिकली बिल्कुल पॉलिटिकल न्यूज आती है, सपोज कोई डिफेक्शन पे कुछ आर्टिकल है, तो यू हैव टू नो व्हाट डिफेक्शन इज. क्या हो रहा है उस स्टेट में, क्यों हो रहा है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस. उससे रिलेटेड जो लॉज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, जो अमेंडमेंट है, वो आपको जानना जरूरी है. आपको लेजिस्लेटर्स के नाम जानना जरूरी नहीं है कि किसने डिफेक्ट किया, किस पार्टी ने किया. आपको आंसर में वो नहीं लिखना होगा ना, आपसे वो पूछेंगे. जो प्योरली पॉलिटिकल न्यूज होती है, जो स्टेट स्पेसिफिक ऐसे न्यूज होती है, क्राइम न्यूज होती है, वो सब आपको नहीं पढ़ना होता. जो न्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होती है, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, इन्वेंशन होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ये सब आपको पढ़ना होता है.
तो आप धीरे-धीरे जब पढ़ना शुरू करोगे आपको समझ आ जाएगा एंड देन टू सप्लीमेंट इट यू कैन कॉम्प्लीमेंट इट विथ एडिटोरियल न्यूज़पेपर एनालिसिस। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएँगे जो रोज़ आपका न्यूज़पेपर एनालाइज़ कर रहे हैं। सो यू कैन टेक द हेल्प, आपको हेल्प मिलेगी, आपको बेटर समझ में आता जाएगा। यूपीएससी मैगज़ीन्स की इम्पोर्टेंस मैं बता चुकी हूँ। एक मैगज़ीन आपको फ़ॉलो करनी चाहिए। मैंने इनसाइट्स और विज़न फ़ॉलो की थी। मैगज़ीन्स कैसे पढ़ें? तो जो मंथली मैगज़ीन्स आती है उनमें तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मटीरियल मिलेगा। तो मैं बस मैगज़ीन को हाइलाइट और अंडरलाइन कर लेती थी। एक बार मैं मैगज़ीन पढ़ लेती थी। इसके बाद फिर जब प्रीलिम्स के टाइम पे कंपाइलेशन आता था, तो प्रीलिम्स के कंपाइलेशन में यू विल ओनली हैव द प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो ये मैं एडवाइस करूँगी कि आप जिस इंस्टीट्यूट के मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उसी इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन पढ़ें सो दैट यू आर फ़ैमिलियर विथ थिंग्स, ताकि आपको कुछ नया ना पढ़ना पड़े उस वक़्त। प्रिपरेशन की शुरुआत मैं बता चुकी हूँ आपको, मैंने 2020 में की थी, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज। तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? सी कब से स्टार्ट करना ये सबका एक पर्सनल डिसीजन होता है। इफ यू वांट टू डू अ जॉब, सिक्योर अ जॉब और उसके बाद आप प्रिपरेशन में जाना चाहते हो, वेल एंड गुड। अगर आप कॉलेज के बाद सीधे प्रिपेयर करना चाहते हो, वेल एंड गुड। ये आपकी फैमिली सिचुएशन, आपके पर्सनल चॉइसेस, पर्सनल गोल्स पे डिपेंड करता है। तो इट इज़ योर डिसीजन। सो इट इज़ टोटली अपॉन यू टू डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। लेकिन फॉर वन एक फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कम से कम 1 डेढ़ साल की प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट होती है। उससे कम वक़्त में यूपीएससी दे पाना इज़ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज़ द सिलेबस इज़ ह्यूज। डेली कम से कम कितने घंटे पढ़ने चाहिए? तो कम से कम 8 टू 10 आवर्स तो मिनिमम यूपीएससी को देने ही पड़ते हैं, गिवन द enormity enor of the syllabus. Below 8 to 10 आवर्स थोड़ा मुश्किल हो जाएगा if you want to cover all the subjects, revise, give mock tests. So उतना वक़्त तो ज़रूरी है। मैंने डेली उतना ही टाइम दिया और मैं घंटे काउंट करके तो पढ़ाई नहीं करती थी। मेरा फ़ोकस यही रहता था कि जो टारगेट्स है वो कंप्लीट हो जाए मेरे। सो यू शुड प्लान वेरी वाइज़ली, सब्जेक्ट वाइज़। अगर आप एक टाइम पे कर रहे हो, मैं एक टाइम पर 2 सब्जेक्ट लेकर चलती थी। ऑप्शनल साइड बाय साइड एंड करंट अफेयर्स एंड 2 सब्जेक्ट्स। बिकॉज़ एक सब्जेक्ट मैं अगर लेकर पूरे दिन बैठूँ 5 दिन, आई यूज्ड टू गेट बोर्ड। सो आई नीडेड दैट एक्साइटमेंट एंड दैट वैरायटी, डाइवर्सिटी टू कीप मी इंटरेस्टेड। तो जैसे एक टाइम पे मैं पॉलिटी और एनवायरनमेंट में साइमल्टेनियसली कर रही हूँ अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स। सो दैट इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड। यूपीएससी के लिए मोटिवेशन। मोटिवेशन मेरी फैमिली में कुछ सिविल सर्वेंट्स हैं, तो प्रिलिमिनरी मोटिवेशन वहाँ से था। उसके बाद व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, देन हियर इन द स्कूल में भी आप देखते होंगे कि जो चीफ गेस्ट होते हैं, दे आर द आईएएस ऑफिसर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे होते हैं, पॉलिसीज फ्रेम हो रही होती है, तो दिस सेक्शन ऑफ पीपल हैव अनदर लेवल ऑफ रिस्पेक्ट and prestige besides that the most important source of motivation should be the impact, the change you can bring on the society. कि अगर आप में वो विजन है to elevate the condition of the downtrodden, to reach the last mile, then you should take up civil services because corporate culture से बहुत different है इसका प्रोफाइल। इवन किसी और गवर्नमेंट सर्विस से भी बहुत डिफरेंट है। इसमें यू हैव टू इंटरैक्ट, कनेक्ट विद द पीपल एट द ग्रास रूट्स, तभी आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन पाएँगे। यू नीड टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो ये मोटिवेशन था दैट आई विल बी एबल टू डू समथिंग डायरेक्टली फॉर द पीपल। अगर मैं इस लाइन में आ जाती हूँ तो द portfolio is so varied. You can work in varied departments. Like I am a veterinary officer. I'll be resigning in a few days. So इस सर्विस में आके I won't be only limited to this animal husbandry department, veterinary department. I can work in various departments. So that is what enticed me. खुद को मोटिवेट कैसे करें? See, UPSC preparation की journey is a very difficult journey. The motivation should be
इंटरनल। आप बस दूसरे को देखकर रैट रेस में भागेंगे तो फिर आप प्रिपरेशन सस्टेन नहीं कर पाएँगे। अगर आप बस वो पावर, प्रेस्टीज वाली एलियोरमेंट आपका मोटिवेशन है कि पावर होगी, रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, सो दैट इज़ नॉट मोटिवेशन इनफ टू सस्टेन दिस डिफिकल्ट प्रिपरेशन। योर मोटिवेशन शुड बी जेन्युइन। यू नीड टू फाइंड योर रीज़न व्हाई, कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। अगर जिस दिन आपको अपना रीज़न मिल गया, देन दैट विल पुश यू टू वर्क हार्ड and qualify this examination, because this is a very difficult journey. CSAT, yes, I should address CSAT. मैंने prelims की journey के time CSAT मैंने by mistake छोड़ दिया, तो I think ये address करना important है क्योंकि CSAT काफी difficult हो गया है. So my background is from medical biology, तो I was not very good at maths, और 10th के बाद मैंने maths पढ़ी भी नहीं है, so CSAT was difficult for me. तो मैंने सीसैट के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मैंने यूट्यूब पे कुछ सीसैट की प्लेलिस्ट देख ली थी, कुछ क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर लिए थे और सीसैट मैंने क्लियर कर लिया था। बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं किया था बट क्लियर कर लिया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सीसैट पे स्पेसिफिकली और ज़्यादा टाइम डिवोट किया बिकॉज़ आई डिड नॉट वांट टू बी इन एन एम्बिगुअस सिचुएशन कि 3-4 मार्क्स से क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। मेरी सीसैट की स्ट्रैटेजी ये होती थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई सॉल्व ऑल द कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज़ दैट इज़ माय फॉर्टे, दैट इंग्लिश पोर्शन कॉम्प्रिहेंशन, उसमें मैं सॉल्व करती थी तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चंस ही गलत होते थे। तो आई यूज्ड टू डिपेंड हेवीली ऑन द कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन। इसके बाद फिर मैथ्स, क्योंकि अब रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, ज़्यादातर क्वांट के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। तो दैट इज़ ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अब ठीक कुछ टॉपिक्स जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब 10th तक भी हमें नहीं पढ़ाए जाते। इवन दो आई वाज़ फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, तो उसमें भी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के टॉपिक्स 10th तक नहीं थे। So these were some new topics which I was not comfortable with, but I did learn. I followed some educators on Unacademy और यूट्यूब पे जितने हेल्प मिल पाई। तो सीसैट के लिए मैंने ये सब सोर्सेस बहुत फॉलो किए और मैंने बहुत प्रैक्टिस की। मैंने लगभग 6-7 पेपर सॉल्व किए सीसैट के और दैट इज़ व्हाट आई डिड इन फाइनल। फाइनल एग्ज़ाम में फिर भी काफ़ी एंग्ज़ायटी हो जाती है फॉर पीपल हू आर नॉट फ्रॉम द मैथ्स बैकग्राउंड, बिकॉज़ ये देखना कि कौन-सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, व्हिच इस क्वेश्चन इज़ गोइंग टू गिव यू मार्क्स, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इन दोज़ 2 आवर्स, बट दैट इज़ व्हाट यू कैन डू, यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट। और अभी तो सीसैट का पैटर्न फ्रॉम दिस ईयर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, तो आई सजेस्ट टेक हेल्प। अगर आपका वैसा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो आई थिंक जो कोचिंग इंडस्ट्री भी है, टीचर्स भी है, तो वो लोग भी अपना पैटर्न चेंज करेंगे सीसैट पढ़ाने का। सो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को चेंज करो। सीसैट पे अब आप एस्पिरेंट सबको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। Even as a qualifying paper, this can eliminate a large number of students. So work on it. That is all I can say. टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए और मैंने अपना टाइम टेबल कैसे बनाया? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई यूज्ड टू बी अ नाइट आउट। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सुबह उठकर पढ़ पाऊँ। कुछ दिनों तक कर पाती थी, लेकिन ज़्यादा टाइम तक मैं वो टाइम टेबल सस्टेन नहीं कर पाती थी। I won't say that is the best way to go about it or the healthiest way, but at the end of the day, it all mattered to me was completing my targets and clearing the examination, because ये बहुत hectic process होता है। ये सबके लिए अपने कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। एग्जाम के पहले श्योरली आपको अपना टाइम टेबल एग्जाम के साथ अलाइन कर लेना चाहिए। उम, मैं कोशिश बस इतनी करती थी कि मैं जो दिन के टारगेट्स हैं, जो मैंने प्लान कर रखा है वो कंप्लीट कर पाऊँ। कम से कम 8 टू 10 डेडिकेटेड आवर्स मैं ज़रूर दे पाऊँ। और बाकी मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं रखा था। आई कुड नॉट फॉलो अ रिजिड टाइम टेबल, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट हेल्प्ड मी, बिकॉज़ आई डिड नॉट मेक इट वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी रिजिड, वेरी टॉर्चरस फॉर मायसेल्फ। आई ट्राइड टू एन्जॉय द प्रिपरेशन। आई ट्राइड टू लर्न एंड यू नो कीप मायसेल्फ ईज़ी, बिकॉज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत स्ट्रेस ले लिया था। तो सेकंड अटेम्प्ट में दैट इज़ व्हाट आई चेंज्ड, कि मैंने स्ट्रेस मिनिमाइज़ करने की कोशिश की। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ किया? आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस।
मीडियम मीडियम तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, आपकी एजुकेशन अगर हिंदी में है तो गो फॉर हिंदी मीडियम, अगर आप हिंदी में अच्छा लिख सकते हो तो कोई प्रेशर नहीं है आप पर इंग्लिश चूज करने का। आई नो इट इज सेड दैट हिंदी मीडियम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते, एग्जामिनर्स अच्छे नहीं होते। सो माय मीडियम वाज इंग्लिश, सो आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू कमेंट अबाउट इट। मेरा मीडियम इंग्लिश था। आप अपनी कन्वीनियंस पे वो चूज करें तो बेहतर होगा। सोशल मीडिया, मैंने अपनी सोशल मीडिया यूजेस बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। आई हैड डीएक्टिवेटेड माय सोशल मीडिया अकाउंट्स। आई ओनली हैड व्हाट्सएप बिकॉज़ व्हाट्सएप कनेक्ट होने के लिए लोगों से, बिकॉज़ आई वाज़ इन जॉब आल्सो सिंस द अक्टूबर ऑफ लास्ट ईयर, तो वो ज़रूरी था। तो व्हाट्सएप मेरे पास होता था, बिकॉज़ यू इवन नीड टू टॉक टू सम फ्रेंड्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होता है, बट यू हैव टू लिमिट योर इंटरैक्शन विद पीपल। Do not get swayed by what other people are doing or saying। हो सकता है कि आपका फिफ्थ सिक्स अटेम्प्ट हो, लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हो, पीपल कुड बी टॉकिंग अबाउट यू। ऐसा होता है कि प्रिपरेशन में 5-6 साल जब आप दे चुके हो, यू फील वेरी स्टैग्नेटेड कि आपकी लाइफ वहीं पे है, एंड पीपल हैव 5-6 साल में दे हैव टेकन लीप्स, दे हैव अचीव्ड माइलस्टोन्स। सो डू नॉट गेट डिस्करेज्ड बाय इट, बी हैप्पी फॉर द सक्सेस ऑफ अदर पीपल। तो फिर जब आप सक्सेसफुल होंगे तो लोग आपके लिए उससे भी ज्यादा खुश होंगे। बी हैप्पी इन अदर पीपल्स सक्सेस एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्ट्रगल। ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑनलाइन करनी चाहिए, ऑफलाइन, अगेन वॉट एवर सूट्स यू। अगर आपको क्लासरूम एनवायरनमेंट ज्यादा कंफर्टेबल लगता है अपने लिए तो आप डेफिनेटली जाकर ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ें। ऑनलाइन अगर अच्छा लगता है, आप फील करते हैं कि आपका टाइम सेव होता है, या फिर आप डिसिप्लिन्ड वे में ऑनलाइन प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन चूज करें। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है, इसके लिए तो मैं बोलूँगी डेफिनिटली नॉट, क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन घर से की है। और आज के टाइम में व्हेन सो मच कंटेंट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ऑनलाइन, एवरीवेयर, आप अगर कोई मटेरियल करंट अफेयर्स मटेरियल भी है तो यू कैन गेट इट प्रिंटेड, ज़ेरॉक्स, आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट पेपर्स भी इतनी इज़िली अवेलेबल है। तो आई से नो, दिल्ली जाना तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप बहुत कंफर्टेबली, अगर आपके घर में वो एनवायरनमेंट है, देन यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम होम। आई एग्री, एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट। सबके घर में उतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं होता, सो उसके लिए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सिलेबस समझ नहीं आता, क्या करें? सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा वेग है, उसमें बस आपके टॉपिक्स दे रखे हैं। मेंस का सिलेबस काफी ही डिटेल्ड है। तो सिलेबस को कैसे समझें? आप सिलेबस का जो यूपीएससी में उसका एक प्रिंट आउट ले लें, ना स्टिक इट ऑन योर बोर्ड, या फिर आप स्टडी टेबल पे उस सिलेबस को हमेशा अपने साथ रखें और उसको बार-बार पढ़ें, अंडरलाइन करके जो हर सारे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें। प्रीलिम्स का सिलेबस इस उसमें बस टॉपिक्स लिखे हैं, तो उस आपको पढ़ाई भी वैसे ही करनी है। हिस्ट्री है तो पूरा हिस्ट्री पढ़ लेना है। नहीं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, और मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्या-क्या सोर्सेज़ होने चाहिए, कहाँ-कहाँ से पढ़ना है। और मेथ्स के लिए तो काफ़ी इलैबोरेट सिलेबस है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले। मैप्स, अम, मैप समझ नहीं आते। मैपिंग के लिए आई एग्री, फर्स्ट पहली बार जब आप बड़ा-सा मैप लाकर अपनी दीवार पर लगाएँगे तो इट कैन बी वेरी इंटिमिडेटिंग कि इतना सब कुछ कैसे याद रहेगा, इतने सीज़, कॉन्टिनेंट्स, स्ट्रेट्स। आप एक स्ट्रैटेजी बना लो मैप के लिए। गो कॉन्टिनेंट वाइज़ या फिर गो लैंडफॉर्म वाइज़, कि आपने एक कॉन्टिनेंट पिक किया, सपोज़ अफ्रीका पिक किया, तो सबसे पहले उसकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उस उनके सारे कैपिटल्स आपने वो सारे याद कर लिए, सबके लोकेशंस देख लिए, उनकी उसकी पूरी मैपिंग कर ली। इसके बाद फिजिकल फीचर्स, कहाँ उनके लेक्स, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, फॉरेस्ट हैं, रिवर्स हैं, इन सारों की मैपिंग कर ली। फिर उसके अराउंड जो सीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वो सारी देख ली। तो आप पूरे वर्ल्ड मैप के लिए फॉलो कर सकते हो। और मैंने सुदर्शन गुर्जर सर को फॉलो किया था मैपिंग के लिए, उनकी यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है आई थिंक, इंडिया की मैपिंग के लिए भी और वर्ल्ड मैपिंग के लिए। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो यू कैन रेफर दैट। नोट्स से पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक से? सी, आई एम अ पर्सन हू डज़ नॉट मेक अ लॉट ऑफ नोट्स, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था कि जितनी देर में मैं बुक से नोट्स बनाऊँगी, उतनी देर में मैं उस बुक को 3 बार रिवाइज़ कर लूँगी। So you can say that I was lazy in making notes, but that was how I studied. I did not make a lot of notes. Spectrum, um,
लक्ष्मीकांत, शंकर आईएएस जितनी भी हैं, मैंने सारा कवर टू कवर पूरा पढ़ा है। उसमें मैं क्या करती थी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लगती थी, आई यूज्ड टू अंडरलाइन देम। हाइलाइट कहीं-कहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ डिफरेंट कलर्ड पेन्स, ब्लू पेन, रेड पेन जो भी आपके पेन से हाइलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया एंड दैट इज़ हाउ आई स्टडीड। मुझे पता रहता था कि मुझे कहाँ पे कौन-सी चीज़ पढ़नी है। सो दैट मेड इट ईज़ियर फॉर मी। तो मेरे बुक्स बहुत मेसी हो जाते थे उसकी वजह से, बट दैट इज़ व्हाट बुक वाज़ फॉर, पढ़ने के लिए था, उसको सजा कर तो रखना नहीं था। और अगर कोई वैसी चीज़ है जो कि बार-बार नहीं याद हो रही है, तो उसको कहीं मार्जिन में कहीं लिख लिया, कि जो बार-बार पढ़ने पे भी नहीं याद हो पा रही है। या फिर स्टिकी नोट में लिखकर स्टक इट ऑन माय वॉल। नोट्स कैसे बनाएँ? तो बिकॉज़ मैंने ज़्यादा नोट्स बनाए नहीं है, तो ये मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाऊँगी कि नोट्स कैसे बनाएँ। बट ट्राई टू राइट डाउन ओनली पॉइंटर्स, डू नॉट कॉपी द एंटायर बुक अगर नोट्स बना रहे हो तो। तो फिर इट एलिमिनेट्स द पर्पस ऑफ मेकिंग नोट्स, अगर चीज़ें कंसाइज़ करनी है तो। राइटिंग पॉइंटर्स और नोट्स बनाने का सबका अपना तरीका होता है, इसलिए कहते हैं कि किसी और के नोट्स से आपको समझ में नहीं आएगा। अगर नोट्स बनाने हैं तो आइडेंटिफाई द थिंग्स इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू राइट, राइट इन पॉइंटर्स, कि आप उसको मल्टीपल रिवीजन कर सको और बहुत ही कंसाइज़ कर सको। रिवीजन कैसे करें? प्रीलिम से पहले कम से कम 3 रिवीजन आपके हो जाने चाहिए। सो रिवीजन के लिए अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, आपको पता है कि कहाँ पे कौन-सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप बार-बार भूलते हैं। तो गो थ्रू इट, सारे चैप्टर्स वन बाय वन आप बस क्विकली रिवाइज़ करते जाओ। अगर आपने नोट्स बनाया है तो बस नोट्स से रिवाइज़ कर लो। आप पहले रिवीजन में, पहली रीडिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज़ करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है आप भूले हो। देन यू कैन अंडरलाइन देम अगेन और स्टार मार्क इट और हाइलाइट इट विद सम अदर कलर। इसके बाद इन द अदर रीडिंग यू विल अगेन नो कि क्या चीज़ है जो फिर भी नहीं याद है। दैट विल मिनिमाइज़ द कंटेंट कि क्या-क्या याद रह रहा है, क्या नहीं याद रह रहा है, सो यू नो। पढ़ा हुआ कैसे याद रखें? रिविज़न, रिविज़न इज़ द की टू एवरीथिंग, मल्टीपल रिविज़न। मुझे याद भी नहीं हो कि मैंने ये सब जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो कितनी बार पढ़ी है। स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी, मृणाल सर के नोट्स कितनी बार पढ़े हुए हैं, आई हैव लॉस्ट काउंट। जितनी बार भी पढ़ सको, दैट इज़ द की। पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ? दिस इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपका मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए। आपका गोल, आपने एम्बिशन क्यों चूज़ किया है? यू शुड हैव क्लैरिटी अबाउट इट, बिकॉज़ continuous studying, being alienated from social life, it becomes tedious, it becomes boring. तो हॉबी एक साइड में कुछ रखो या और कुछ, सो दैट जब बोर हो रहे हो, जब लग रहा है कि बर्नआउट हो रहे हो, तो यू हैव सम अदर एक्टिविटी टू डू। और कुछ फ्रेंड्स, कुछ क्लोज्ड वंस जिनसे आप कॉन्टैक्ट रख सकते हो प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। यू नीड टू प्रिपेयर इन अ हैप्पी मूड। प्लान बी रखना चाहिए या नहीं? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस। प्लान बी आई फील आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है डेफिनिटली, बिकॉज़ द वे यूपीएससी हैज़ चेंज्ड इट्स पैटर्न, स्पेशली सीसैट, तो इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स टू क्वालिफाई द फर्स्ट बेसिक प्रीलिम स्टेज, बिकॉज़ आई फील प्रीलिम सबसे डाइसी स्टेज होता है। तो ये जनरली कहते हैं कि इफ यू हैव अ प्लान बी यू वोंट बी एबल टू फोकस कंप्लीटली ऑन प्लान ए, बट आई डू नॉट think that is the practical thing to do. You should not completely fall on back on UPSC to, make your career, कि यूपीएससी नहीं तो कुछ नहीं, यही मेरा करियर है। आपका जो भी बैकग्राउंड है, टेक्निकल बैकग्राउंड है, देन वेल एंड गुड, यू हैव अ टेक्निकल डिग्री, फोकस ऑन अपस्किलिंग। इफ यू आर फ्रॉम अ बीए, बीकॉम ऑनर्स बैकग्राउंड, फिर भी गैदर सम एम्प्लॉयबल स्किल्स इवन ड्यूरिंग प्रिपरेशन। 1-2 अटेम्प्ट आई फील कि आप बिल्कुल स्मूथली, ऑनेस्टली दो, विदाउट हैविंग एनी other course simultaneously doing anything, so that you can assess where you stand, कि आपने पूरा 1-2 साल प्रिपरेशन को दिया, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है एग्जाम पे, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। इफ यू हैव टू लुक फॉर अ जॉब, गो फॉर अनदर कोर्स, अनदर डिग्री। आप 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, देन यू शुड डेफिनिटली गो फॉर प्लान बी। कोई डिग्री, कोई अपस्किलिंग कोर्स आपको करनी चाहिए। It also depends, this decision also depends upon the financial stability and requirements of your family, कि फैमिली से कितना सपोर्ट है, आपकी आपकी डिग्री क्या है।
अगर आपकी इंजीनियरिंग, मेडिकल ये सब की डिग्री है तो यू कैन गेट अ जॉब, यू कैन यू नो अप्लाई एट प्लेसेस। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स व्हिच यू कैन इजीली अवेल। सो आई थिंक स्टूडेंट्स शुड कंसिडर दैट। My interview experience, it was cordial. I had Aaron Chaubey sir's board. So Chaubey sir का board completely DAF follow नहीं करता. So the questions were from all areas, economy, environment, internal security. मेरे DAF से बस एक related चीज पूछी गई from my veterinary background because as also working as a veterinary officer. तो veterinary के 2-3 questions पूछे गए मेरे से because it is a unique field also. And the board was cordial. The experience was nice. The interview went on for around 30 minutes. Initially, सबको थोड़ी nervousness होती है because मेरा first interview था panel के सामने जाने में face करने में. But when you are inside the room, like बाहर की सारी चीजें block out हो जाती है. It's just you and the panel members. So just be confident, be honest. And एग्जाम की जर्नी आपकी पर्सनालिटी वो सिविल सर्वेंट के लाइक बना देती है। आपको मॉक्स में वही सिखाते हैं, जस्ट जो मॉक्स में सीखा बस उसको इम्प्लीमेंट करो। यदि आपको फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले तो आप क्या करना नहीं चाहोगे? अ, अब आई थिंक माय जर्नी हैज़ एंडेड विद दिस। आई विल प्रोबेबली गेट आईएएस, तो फिर से तो एग्जाम नहीं देना है, फॉर व्हिच आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सेकंड अटेम्प्ट में मेरी जर्नी खत्म हो चुकी है। बट अगर फिर से एग्जाम देना हो तो मैं क्या नहीं करूँगी? आई थिंक मैं ऑप्शनल पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देती सो दैट, क्योंकि ऑप्शनल में मेरे मार्क्स तो अच्छे आ गए बट आई वाज़ नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज़ मैंने पहले उतना टाइम नहीं दिया था, मैंने मेंस के बाद ज़्यादा टाइम दिया था। और बस यही। यूपीएससी मैंने क्यों चूज़ किया, इसका रीज़न तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बिकॉज़ व्हेन आई टॉक्ड अबाउट व्हाट माय मोटिवेशन वाज़, I think I can directly impact a larger number of people, work among the people, and that is going to give me that professional satisfaction which I'm looking for. और मेरी तरफ से एस्पिरेंट्स के लिए एडवाइस ये होगी, सबसे पहले तो इफ यू चूजिंग दिस करियर, इफ यू वांट टू स्टार्ट प्रिपरेशन, बहुत वाइजली चूज करें कि आपको ये प्रिपरेशन करनी है, क्यों करनी है, आपका क्या मोटिव है इसके के लिए, आपका रीजन क्या है, कैसे आप प्रिपरेशन को सस्टेन करोगे, आपको अपना ऑप्शनल क्या चूज करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्या चूज करनी है। सी डू नॉट गो लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज कि आप बहुत सारे टॉपिक्स की स्ट्रैटेजीज सुन रहे हो, यू गेट लॉस्ट। ट्राई टू रिटेन योर इंडिविजुअलिटी इन दिस प्रेपरेशन बिकॉज सबके प्रेपरेशन का तरीका डिफरेंट होता है। लाइक आई सेड कि मैंने नोट्स ज्यादा नहीं बनाए बिकॉज आई वाज नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट, वो मेरा प्रिपरेशन का तरीका नहीं था, ना मैंने दिल्ली जाकर पढ़ाई की बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ अ रिजर्व पर्सन, आई डू नॉट लाइक क्राउड्स। मैंने कभी ग्रुप स्टडीज ये सब नहीं किया, मैं कभी लार्जर ग्रुप्स इन सब में इन्वॉल्व नहीं रही, मुझे थोड़ा रिजर्व मैनर में अकेले रहकर अपने तरीके से काम करना पसंद है, तो मैंने उस तरह से किया। तो आपके लिए जो वर्क करता है आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी कौन सा अप्रोच देगा। तो वो आप फिगर आउट करो। शुरू के 3-4 महीने डिफिकल्ट होंगे और वही वो फेज होगा जब आपको फिगर आउट कर पाओगे। किसी भी टॉपिक की स्ट्रैटेजी आपके लिए कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं होगी बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट। तो चूज करो अपना स्ट्रैटेजी अप्रोच, बहुत वाइजली चूज करो। एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू कैन नॉट जंप इनटू दिस प्रिपरेशन विदाउट प्लानिंग। अगर आप प्लान बी रखना है तो वो भी आप बहुत समझदारी से प्लान करके चूज करो कि आपको क्या प्लान बी रखना है और अपना प्लान बी कब आपको इम्प्लीमेंट करना है। सो नाउ आई विल एड्रेस योर क्वेश्चंस। मैं देख लेती हूँ कि कमेंट बॉक्स में क्या क्वेश्चंस हैं। हाउ टू अप्रोच जीएस, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस। प्रीलिम्स टेस्ट को सॉल्व करने के लिए स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी,
एंड प्रीलिम्स टेस्ट देने के बाद में हम उसको एनालाइज कैसे करें। यस, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज देने के बाद ऐसा होता है कि अगर एक डिसेंट स्कोर आ जाता है तो फिर हम उस टेस्ट को छोड़ देते हैं कि चलो इतने करेक्ट हो गए, कट कट ऑफ लाइक मार्क्स से छोड़ देते हैं। लेकिन उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिस टेस्ट। अब उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो आपने गलत क्यों किए हैं। क्या आपने क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ा? डिड यू नॉट इंटरप्रेट इट करेक्टली? वर यू लाइक हेस्टी इन सॉल्विंग द क्वेश्चन? या फिर अगर आप ओएमआर में मार्क कर रहे हैं क्वेश्चन, तो ओएमआर में आपने गलत मार्क किया इस क्वेश्चन को, और किस एरिया से, किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो क्वेश्चन गलत हुए या फिर आप नहीं सॉल्व कर पाए, तो उनके भी, अब जब मॉडल आंसर सॉल्यूशंस पढ़ते हैं तो यू गेन नॉलेज फ्रॉम दैट, कि अपार्ट फ्रॉम द बुक्स उसके बाद जो एक्स्ट्रा आप गेन कर रहे हो वो आप अपनी टेस्ट सीरीज में आप कहीं लिख लो, या फिर स्टिकी नोट्स में लिख लो, किसी डायरी में, जहां भी वो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर लो, तो फिर आपको कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप जब बस जो चीजें आपकी गलत हुई है या फिर जो एक्स्ट्रा आपने सीखा, अब बस उसको रिवाइज कर सकते हो। मेरे नाम क्या के डॉक्टर क्यों लगाया? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। I have a degree in veterinary science and animal husbandry, and I am a veterinary. I have worked as a veterinary officer also under Government of Bihar. Your subject teacher puts doctor. I don't know about him, but I am a doctor, believe me. Vijay, I have answered your question. What about current? I have discussed about current affairs. How many test series? So, see, at least come se come 20-25 try to solve. So, like that is a decent number for getting that speed, accuracy, and confidence, building that morale to solve, face the actual day of the examination. सीसैट के पेपर भी बहुत डिफिकल्ट आया था। आई एग्री, सीसैट का पेपर डिफिकल्ट था। और किस तरह अप्रोच करना है मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा, अगर आपका मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, तो टेक हेल्प। सीसैट बेस्ट सोर्स। मैंने अन अकेडमी पे मधुकर कोटावे सर को फॉलो किया था सीसैट के लिए, लास्ट अटेम्प्ट में। दैट वाज enough for the previous attempt, but अब थोड़ा different approach लेना पड़ेगा, and I think all the educators, all the mentors are going to change their approach now for now onwards, seeing the pattern of the changed pattern of the paper. Proper, I am getting IAS this year, so no more attempts for me. Subjects which you have not very good understanding, what would you prefer, video lectures or books? Please tell me. So subjects which I did not have a very good understanding. So that subject for me was economy, because I had never studied economy in my life before preparing for this examination. तो मैंने उसके लिए सबसे पहले एक बुक फॉलो की, कि एटलीस्ट बेस बने, मुझे समझ में आया कि ये सब्जेक्ट है क्या। पहले सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड की और जो 12th स्टैंडर्ड की मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी, आई रेड दैट। एंड अनदर बुक, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द ऑथर, रमेश सिंह, वो थोड़ी सी पढ़ी। इसके बाद फिर आई डिस्कवर्ड मृणाल सर, एंड दैट आई थिंक वाज अ वन स्टॉप सोल्यूशन, कि थोड़ा सा बेस मेरा बिल्डअप हो चुका था। और उसके बाद मृणाल सर आल्सो टीचर्स फ्रॉम लाइक लेवल 0। तो आपको जो बेटर अंडरस्टैंडिंग दे, आप एक बुक सोर्स किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आप सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट पर मत रिलाई करो। बुक्स आर इंपॉर्टेंट, बुक्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। एक स्टैंडर्ड बुक जरूर रखो, इवन दो यू आर फॉलोइंग एन ऑनलाइन सोर्स। Do you prefer video lectures over books? No, I do not prefer video lectures over books. They are complementary. Both of them should supplement each other. Do not ignore books. How to improve English for mains and interview, being a Bengali medium student? Read newspapers. और कुछ नहीं कर सकते तो read newspapers daily. That will definitely help you. The language in the Hindu, if you're a Bengali medium student, do not read the Hindu. Go for Indian Express. The language there is simpler, and read the editorials. You learn structuring and framing of sentences, and try to write every day. Try to write how to deal with emotional things in journey. So this journey is emotionally very tumultuous. It is very taxing on you physically, mentally, emotionally. So you should have
a small set of friends around you जो आपके well wishers हैं. A lot of people are not important, लेकिन कुछ लोग family में, कुछ friends, so that when you feel low, you have a recluse, you can go to them. और अगर mental condition आप manage नहीं कर पा रहे हो, which is a very mental health is an important question in this preparation journey because this journey does take a toll on you because everything about this journey is very uncertain. तीन stages हैं and you can flunk any stage. लोग इंटरव्यू स्टेज से भी वापस आते हैं एंड दे आर बैक टू स्क्वायर वन और फिर से जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है. तो फेलियर से डील करना काफी मुश्किल होता है. जब मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं किया था तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड और जब तक मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं आ गया तब तक एट एवरी स्टेज ऑफ द एग्जाम वो स्ट्रेस होता ही होता है. तो यू नीड पीपल अराउंड यू हु कैन जो बूस्ट यू आपकी, हु कैन मेक यू बिलीव इन योर हार्ड वर्क कि अगर ठीक है ये स्टेज अगर नहीं भी क्लियर हुआ, you have been working hard, कभी ना कभी होगा, have patience. और अगर if you believe in those things, you can also take respite in spirituality, meditate. Meditation कोई religious चीज है नहीं, anybody can do it to focus for peace of mind. दिन में अगर आप 10 मिनट भी शांति से बैठकर close your eyes and focus on your breath, believe me, it will help you a lot. It will help you calm down. टोटल बुक्स का नाम बोल दीजिए प्रीलिम्स का. मैं बता चुकी हूँ राजदीप. मैंने सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स सारे बता दिए. मोटिवेशन फॉर सीएसई, डेल्ट विद दिस, CSAT, PESOS, starting preparation along with BMS. Okay, you can start your preparation along with BMS. Read the NCRTs first, इसके बाद then you can switch to the standard books. Build a base with NCRTs. So I guess these are all of the questions, and I've addressed everything. I hope this session was beneficial for aspirants, and it was nice interacting with everyone. Uh, for further questions, or if you people want to connect with me, I have a public account on Instagram. The ID is dr.akasha28 underscore. So if you feel like you can connect me over there, I'll be sharing things related to my preparation and my journey on that account. And that is the only account I'm currently using. I do not currently have a Telegram channel. I might make one, considering a lot of students are asking me about geography optional specifically. I scored 159 in paper 1 and 139 in paper 2. So if there are any geography optional students who want to know about the preparation strategy, I would be glad to help out, and I might make a channel on Telegram. And so, yeah, this is all about it. I think I've dealt with everything in a lot of detail, and it's about 1.5 hours. So I think I should not stretch it further. So thank you for joining in, and everybody who will be listening in later. All the best to you. All the best to the people who want to prepare, uh, who want to enter this journey. All the best for your endeavors. Thank you. Bye.